गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम है विनोद कुमार पंडित और केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। पढ़ना है रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी रेडियो सक्रियता इसको कहते हैं हिंदी में, रेडियो सक्रियता। देखिए रेडियो एक्टिविटी क्या है कि जब किसी पदार्थ से या किसी तत्व से कोई विभेदी किरण स्वतः ही निकले तो उसको हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। क्या कहा? किसी पदार्थ या तत्व से जब रेडिएशन ऑटोमेटिकली निकले तो उसी घटना को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है। अब जिस पदार्थ से निकल रहा है उसको रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं या रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब रेडियो एक्टिविटी का जो खोज किया था वो किया था बेकुरल। कौन किया था? बेकुरल। इन्होंने ही रेडियो एक्टिविटी का खोज किया था। अगर कहें कि रेडियो एक्टिविटी का जो मतलब रेडिएशन जो निकलता है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी से जो रेडिएशन निकल रहा अल्फा बीटा गामा हो या जो भी हो, समझ रहे हैं? अल्फा बीटा गामा ही मेनली हम पढ़ते हैं रेडियो एक्टिविटी में। तो इस रेडिएशन को नापने के लिए एक मशीन आता है, GM काउंटर, गीगर मूलर काउंटर। ठीक है, गीगर मूलर काउंटर आता है, ये मशीन है। और रेडियो एक्टिविटी का जो मतलब हम देखें कि यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो एक यूनिट होता है बेकुरल, यही बेकुरल जो खोज किया था। ठीक है। और दूसरा यूनिट होता है रदरफोर्ड, या इसको हम लेते हैं क्यूरी। उसके बाद हम रदरफोर्ड लेते हैं, रदरफोर्ड। देखिए बेकुरल जो होता है वो एक विघटन को दर्शाता है। ठीक है। ये जो क्यूरी है ये 3.7 × 10⁻10 विघटन को मतलब के लिए होता है। और ये जो रदरफोर्ड है ये 6 मतलब 10⁻6 विघटन के लिए होता है। देखिए क्योंकि ये रेडियो एक्टिविटी का ही यूनिट है, ये तीनों है, तो तीनों में कुछ खास गुण होगा तभी तो तीनों है। देखिए अगर ये विघटन का मतलब है कि 1 सेकेंड में एक एटम का विघटन हो रहा है, ये इसी को दर्शाता है। 1 सेकेंड में एक एटम का विघटन हो रहा है, इसीलिए हम कहते हैं कि बेकुरल का जो यूनिट है वो एक विघटन के लिए दर्शाता है। वहीं पे क्यूरी जो है, क्यूरी ये थोड़ा फास्ट विघटन वाले, रेडियम का खोज भी तो की थी रेडियम जो यूरेनियम 235 है उससे 10 लाख गुना तेजी से तेज रेडियो एक्टिविटी पदार्थ है वो, समझ रहे हैं? उससे तेजी से अल्फा बीटा गामा किरण निकलता है, इतना तेज है वो रेडियम। अब समझते हैं कि बेकुरल जो है वो एक विघटन के लिए है और क्यूरी 3.7 × 10⁻10 विघटन के लिए, कि मतलब 1 सेकेंड में इतना एटम विघटित होता है इसका, समझ रहे हैं? और रदरफोर्ड के लिए 10⁻6 है, तो 1 पर 6 जीरो लगा दो, जितना नंबर हो रहा है कितना हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 1 सेकेंड में 10 लाख एटम का विघटन हो रहा है। तो जब ये कंडीशन आएगा कि कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो 1 सेकेंड में 10 लाख जो है एटम का विघटन कर देता है, तो उसके लिए यूनिट होगा रदरफोर्ड। अगर 1 सेकेंड में एक एटम विघटित हो रहा है तो उसके लिए होगा मतलब बेकुरल। अगर 1 सेकेंड में इतना यूनिट का जो विघटन हो रहा है तो उसके लिए यूनिट होगा क्यूरी। समझ पा रहे हैं? अब देखिए कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है ये रेडियो एक्टिव बनता कैसे है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि सभी जो एलिमेंट है, इतने सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो उसमें तो कुछ ऐसा पाया जाता होगा ना जिसके वजह से वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट बन गया, तो उसको हम देखने वाले हैं। गर्मी ही बहुत है, समझ गए? अब देख लो इतने देर में हमको पसीना कितना आ गया। देखिए
ये होता है कि अगर किसी पदार्थ में न्यूट्रॉन बटा प्रोटॉन ग्रेटर और इक्वल टू 1.5 हो जाए तो यही रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो न्यूट्रॉन इधर आएगा, ग्रेटर और इक्वल टू प्रोटॉन इंटू 1.5, ये रेडियो एक्टिविटी हो। कहने का मतलब ये है कि जो एटम होता है वो एटम है ये, और इसके बीच में नाभिक होता है, इसी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट तब होगा जब एटम का नाभिक जो है अनस्टेबल हो जाएगा। जब तक अनस्टेबल रहेगा तब तक वो रेडियो एक्टिव होगा। जब अनस्टेबल से स्टेबल हो जाएगा तब उसे अल्फा बीटा गामा किरण नहीं निकलेगा, क्योंकि वो स्टेबल हो चुका है, अब उससे रेडिएशन नहीं निकलेगा। तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, अगर न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के 1.5 गुना हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए तब वो एटम जो है रेडियो एक्टिव हो जाता है। मान लो प्रोटॉन की संख्या है मतलब न्यूट्रॉन की संख्या है कितना, 15, और ये प्रोटॉन की संख्या है 10 है। ठीक है, अब देखिए इसको अगर इससे गुना करें तो ये 10 से 10 कट जाएगा दशमलव से, तो 15 के बराबर हो गया। यहाँ देखिए 1.5 गुना था कि नहीं, ये 10 था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 15 था, इसीलिए ये 1.5 गुना हो गया। और जब 1.5 गुना हो गया तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा, समझ गए, इसीलिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के 1.5 गुना या उससे अधिक होना चाहिए, तब वो पदार्थ क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा। और तब उससे क्या निकलने लगेगा, अल्फा बीटा गामा। देखते हैं, ठीक है, जैसे मान के चलिए कि हम एक बर्तन लेते हैं, इस बर्तन में हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रख देते हैं। ठीक है, रेडियो सक्रिय पदार्थ को रखे, और इस जो ये पोल जो है, इस खंभे को हम जो है नेगेटिव बना देते हैं, मतलब कैथोड। ठीक है, और इसको पॉजिटिव बना देते हैं, मतलब एनोड। समझ पा रहे हैं, पॉजिटिव जो होता है उसको एनोड कहते हैं। तो इसको हम एनोड बना दिए, इसको कैथोड बना दिए। अब क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से ऑटोमेटिकली, मतलब स्वतः ही अल्फा बीटा गामा किरण निकलते रहता है, तो एक किरण निकला इधर चला गया, ये रहा अल्फा प्लस प्लस। बताएंगे आगे क्यों प्लस प्लस होता है। देखिए वैज्ञानिक आया कौन, बेकुरल, ये आया बेकुरल। बेकुरल आया, देखा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एगो किरण निकल रहा है, रेज निकल रहा है, और रेज निकल के किधर चला गया, इधर। तो ये इतने में खुश हो गया उधर देखबे नहीं किया, इतने में खुश हो गया कि अल्फा किरण का खोज कर दिए हम। तो इसीलिए कहते हैं कि अल्फा किरण का खोज कौन किया था, बेकुरल। एक वैज्ञानिक दूसरा और आया, वो देखा कि, वो सोचा कि इधर भी कोई प्रकाश जाता होगा क्या, बेकुरल से छूट तो नहीं गया है, सही में छूट गया था। देखो इधर आया था बीटा किरण, बीटा, ये देख लिया कौन, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड देख लिया। और जब इसके बाद ये देख लिया, क्योंकि उसके बाद एक वैज्ञानिक और आया, ये देखा कि, ये साइंटिस्ट कहा कि ऊपरों कोई जाता है क्या। जब ऊपर देखा तो इसको भी मिल गया, एक गामा किरण मिल गया, ये था पॉल विलार्ड।
गजब का खेल चल रहा है। ये देखो अल्फा किरण का खोज करके चला गया था बेकुरल, छोड़ दिया इधर, और जब इधर देखने के लिए आया रदरफोर्ड तो इसको भी मिल गया बीटा किरण। कहा कि बीच में भी कोई जाता है क्या तो बीच में देखा तो पॉल विलार्ड को बीच वाला भी मिल गया। उसके बाद किसी को कुछ नहीं मिला ठीक है, क्योंकि तीनों किरण का खोज हो चुका है। देखिए मतलब ये है कि इस पोल को हम निगेटिव किए थे, इस पोल को पॉजिटिव किए थे, इसको कैथोड किए थे, इसको एनोड किए थे। जब एक किरण निकल के इधर झुक गया तब जो है बेकुरल कहा था कि ये किरण जो है ना अपने आप में पॉजिटिव है, इसीलिए ये अपोजिट चार्ज के डायरेक्शन में जो है मूव किया है। क्योंकि ये अगर पॉजिटिव नहीं होता तो निगेटिव की तरफ ये जाता ही नहीं, क्योंकि ये खंभा पहले से ही निगेटिव है, तो पॉजिटिव वाला ही इधर जाएगा ना। निगेटिव चार्ज जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, समझ रहे। और दूसरा जब रदरफोर्ड आया तो ये देखा कि यहाँ से जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो बीटा किरण निकल रहा, मतलब एक किरण जो निकल रहा है और वो पॉजिटिव खंभे की तरफ मुड़ रहा है, तो बेकुरल अंदाज लगा लिया कि अगर ये पहले से ये खंभा पॉजिटिव है तो कोई निगेटिव कण ही होगा, तब ही वो पॉजिटिव की तरफ झुक गया। तो बीटा पर निगेटिव किरण है, बीटा पर निगेटिव चार्ज होता है। ये जो पॉल विलार्ड आया ये देखा कि ये किरण तो सीधा ही निकल गया, ये तो कभी झुका ही नहीं कहीं पे, इसीलिए पॉल विलार्ड कहा कि इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। समझ गए, कोई चार्ज नहीं होता किस पर, गामा किरण पर कोई चार्ज नहीं होगा। अब देखिए ये जो अल्फा किरण है और बीटा किरण, गामा किरण, तीनों का विशेषता हम लोग अभी देखने वाले हैं। समझ गए, अल्फा बीटा गामा तीनों का विशेषता देखने वाले हैं। और तीनों किससे निकल रहा है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकल रहा है। तो ठीक है, जगह है तो लिख लेते हैं। जैसे मान लो अल्फा किरण के लिए है तो इसका खोज किया था बेकुरल ने, इसका खोज बेकुरल ने किया था। ये सबसे भारी कण होता है, ठीक है, ये हीलियम के बराबर होता है, हीलियम के बराबर होता है। अल्फा किरण पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, कितना, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और इसका भेदन क्षमता जो है सबसे कम होता है, सबसे कम, ठीक है। इन तीनों किरण में सबसे कम भेदन क्षमता होगा, लेकिन ये इतना भारी होता है इसीलिए इसका भेदन क्षमता सबसे कम है। और जब इसका भेदन क्षमता सबसे कम है क्योंकि भारी किरण है, मतलब भारी कण है, किरण भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये जो है किसी भी गैस या किसी भी परमाणु से जब टकराता है तो वो क्या कर देता है, आयनित कर देता है, उसको आयनित कर देता है, आयोनाइज्ड कर देता है, ठीक है। जब किसी गैस से टकराता है या किसी एटम से टकराता है तो उस एटम के इलेक्ट्रॉन को उखाड़ के भाग जाता है। जैसे मान लो ये एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा चारों ओर, जब ये अल्फा किरण निकलता है इस बीच से तो एटम के इलेक्ट्रॉन को जो है ना घींच घाच के बाहर फेंक देता है। जब घींच घाच के बाहर फेंक देगा तो ये एक्चुअल में क्या होगा, आयनित हो जाएगा एटम, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। एटम पर अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ गया तो वह एटम आयोनाइज्ड हो जाता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जहां भी देखें एटम पर वो आयनित होता है, समझ गए। तो और थोड़ा मिटा के चलते हैं। अल्फा ही किरण की बात करी जाए तो अल्फा किरण जो है हाइड्रोजन एटम के 4 गुना के बराबर होता है। मतलब इसका भार जो होगा वो हाइड्रोजन एटम के 4 गुना होता है। अगर हाइड्रोजन एटम का भार 1 AMU है तो अल्फा किरण का वजन कितना होगा, 4 AMU। ये H के 4 गुना होता है, कौन, अल्फा किरण, ठीक है। इसका जो वजन होता है वो 4 AMU के बराबर होता है, किसका, अल्फा किरण का। और इसका जो वेग होता है वो 1/10 लाइट के वेग के बराबर होता है, लाइट के वेलोसिटी के बराबर होता है। वो किसके, 1/10 लाइट के वेग के बराबर होता है। फिर से कह रहा हूँ, ये प्रकाश के वेग के 10वें भाग के बराबर होता है अल्फा किरण का चाल, समझ रहे। प्रकाश के किरण के वेग का 10वां भाग जो होता है वो अल्फा किरण का वेग होता है, समझ रहे।
उसके बाद बीटा पर आते हैं। देखिए बीटा किरण का जो मतलब खोज किया था वो कौन किया था? रदरफोर्ड ने किया था। और रदरफोर्ड जब खोज किया था बीटा किरण का तो इसका वजन जब देखा तो इसका वजन आया हाइड्रोजन के 1/1837 वां भाग। ठीक है, हाइड्रोजन के 1837वां भाग के बराबर है कौन? बीटा किरण। और ये इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, अब बीटा किरण बनता भी वैसे है जब एक न्यूट्रॉन टूटता है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में, और प्रोटॉन नाभिक में रह जाता है, लेकिन यही इलेक्ट्रॉन जो है निकलता है। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए बीटा किरण, इलेक्ट्रॉन का ही एक्चुअल में नाम है बीटा किरण। समझ रहे हैं? क्योंकि पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, यही इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला जाता है और यही किरण बनता है, मतलब रेज बनता है, और यही रेज हमारा बीटा किरण है। समझ पा रहे हैं? प्रोटॉन ही टूटता है क्योंकि अनस्टेबल है ना, तो वो टूटते रहता है। न्यूट्रॉन टूटा प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन अंदर में ही रह जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, वही बाहर निकलता है बीटा किरण के रूप में। समझ गए? समझ गए होंगे क्यों? इसका जो वेग है वो 9/10 प्रकाश के वेग के बराबर होता है। प्रकाश के वेग के 9/10वां भाग के बराबर होता है बीटा किरण। ये थोड़ा अल्फा से हल्का होता है। ठीक है, अल्फा से हल्का होता है, इसीलिए इसका भेदन क्षमता जो होता है थोड़ा अल्फा से ज़्यादा होता है। भेदन क्षमता अल्फा से ज़्यादा होता है। देखिए अल्फा किरण का भेदन क्षमता तो बहुत कम होता है। वो जो डब्बा में पैक जो भोजन आता है, एल्युमिनियम के जो डब्बा होता है, पैकेट बाराती समय जो नाश्ता मिलता है, वो एल्युमिनियम का होता है, वो चमकने वाला जो उजला उजला कलर का जो होता है, उस पैकेट के जो मतलब जो परत है कागज़ वाला एल्युमिनियम, उसको पार नहीं कर पाता अल्फा किरण, लेकिन बीटा किरण पार कर जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसका भेदन क्षमता थोड़ा ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन के जैसा होता है। इसी किरण को हम कहते हैं कैथोड किरण, क्योंकि इस पर निगेटिव चार्ज होता है। निगेटिव चार्ज वाले को हम कैथोड कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कैथोड किरण। कैथोड किरण समझ गए? कैथोड किरण कहते हैं। अब आते हैं गामा किरण पर। देखिए गामा किरण जो है, गामा रेज, ये किरण जो है ये एक्चुअल में रेडियो एक्टिव एलिमेंट से तो निकलता है, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब देखिए अल्फा और बीटा किरण जो है इसमें मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों फील्ड पाया जाता है, इसीलिए ये मैग्नेट और इलेक्ट्रिक दोनों से प्रभावित होता है। इसीलिए तो इस पोल को जब पॉजिटिव चार्ज किया गया, करंट पॉजिटिव रखा गया, तो ये इस तरफ मुड़ गया। इसका मतलब ये है कि ये विद्युत धारा से प्रभावित होता है, ये भी विद्युत धारा से प्रभावित होता है। ऑरस्टेड का कहना ये था कि जहाँ विद्युत धारा होगा वहाँ चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, और जहाँ चुंबकीय क्षेत्र होगा मतलब विद्युत धारा अगर प्रभावित हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, और जहाँ चुंबकीय क्षेत्र होगा वहाँ विद्युत धारा होगा। ये तो कंडीशन है भाई, उसमें नहीं केवल विद्युत धारा, तब विद्युत धारा अगर फ्लो कर रहा है तो उसमें विद्युत क्षेत्र भी है, चुंबकीय क्षेत्र भी है। इसीलिए ये चुंबक से भी प्रभावित होगा, विद्युत से भी प्रभावित होगा। कौन? ये दोनों किरण। लेकिन गामा किरण को किसी प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है? नहीं प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी भी प्रकार के मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन दोनों किरण को चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी, हवा की। ठीक है, तो इनको चलने के लिए मीडियम, निर्वात में भी घूम जाएगा ये। समझ रहे हैं? इसका जो चाल होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। प्रकाश के वेग के बराबर होता है। कौन? गामा किरण। ठीक
ठीक है। और ये नो चार्ज होता है इस पर, नो चार्ज, नो चार्ज होगा इस पर, समझ रहे हैं। इसका जो वजन होगा, वजन नहीं होगा, ठीक है। सबसे घातक किरण होता है, घातक। ऊर्जा हाई होता है, ऊर्जा, आवृत्ति, भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा, भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा। 12 फीट मोटा कंक्रीट के दीवार को भी पार करके निकल जाएगा। गामा किरण का जो प्रयोग होता है कैंसर के इलाज में भी होता है, रेडियोथेरेपी में। जब कोबाल्ट 60 से गामा किरण निकालता है तो सीधे बॉडी में नहीं दे देता है, उसको मशीन में पहले डेल्यूट, मतलब उसको कमज़ोर किया जाता है, तब उसके शरीर में भेजा जाता है, तब भी वो ट्यूमर को जला देता है। अब समझो डायरेक्ट निकाल के बॉडी में दे देगा तो क्या होगा, बॉडी को छेद के पार कर जाएगा, जलाते जलाते पार कर जाएगा, समझ लो। भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होता है। 12 फीट कंक्रीट के मोटे दीवार को भी ऐसे करके पार कर जाएगा वो, इतना भेदन क्षमता होता है इसका। घातक भी उतने ज़्यादा होता है, प्रकाश के वेग के बराबर। खोज किया था पॉल विलार्ड, समझ रहे हैं। इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिस तरह से प्रकाश है, प्रकाश के ही जैसा होता है। अब गामा किरण उत्पन्न कैसे होता है? गामा किरण ऐसे उत्पन्न होता है कि मान लीजिए ये कोई एटम है और ये इस एटम के बीच में न्यूक्लियस है। अब इस एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होगा। जब जब ये नाभिक इलेक्ट्रॉन से, ये के कक्षा है मान लीजिए, पहला कक्षा, क्योंकि ये नाभिक अनस्टेबल तो है, तभी तो ये रेडियो एक्टिव है। अनस्टेबल होने की वजह से ये एक स्थिर जगह पे नहीं रहता है, ये डगमगाते रहता है। उसी डगमगाते के चक्कर में ये कभी कभी के ऑर्बिट से टकरा जाता है, ये के ऑर्बिट से, उसी के ऑर्बिट से जब जब टकराता है तब तब गामा रेज निकलता है। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली गामा रेज निकल रहा है धराधर, ऐसा कुछ नहीं है। जब जब टकराएगा तब तब गामा रेज निकलता है, समझ रहे। तो ये हो गया। देखिए बीटा किरण जो है कि बनने की जो प्रक्रिया है वो पाई मेसन रूल के तहत आता है। किसके रूल? पाई मेसन रूल। उस पाई मेसन रूल में ही कहा गया था कि न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में टूटता है, प्रोटॉन उसी में रह जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, वही इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला है वही बीटा किरण है। ये पाई मेसन रूल का कहना है। अभी भी बोर्ड में पानी है थोड़ा सा। अब देखिए कि हम लोग को देखना ये है ग्रुप डिस्प्लेसमेंट रूल, समूह विस्थापन का नियम, ठीक है। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट रूल, ठीक है। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट रूल का पहला नियम ये है कि अगर किसी एटम से अल्फा किरण निकल रहा है, अल्फा किरण निकल रहा है, तो वो एटम जो होगा, मान लीजिए एक्स एटम है, तो वो उसका मतलब परमाणु क्रमांक, ठीक है, एटॉमिक नंबर से 2 अंक पीछे चला जाएगा, 2 अंक घटेगा, और एटॉमिक मास से 4 अंक घटेगा। पहला नियम है। दूसरा नियम है कि अगर बीटा किरण निकल रहा है किसी एटम से, तो उसमें क्या होगा कि 1 अंक परमाणु संख्या में बढ़ जाएगा और ये समान ही रहेगा, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान सेम रहेगा। और जब तीसरा रूल ये है कि गामा किरण जब निकलता है तो ये गामा किरण निकलने से
इसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, जितना है वैसा ही रहेगा। समझ गए? जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ग्रुप डिस्प्लेसमेंट रूल ये कहता है। तो ग्रुप डिस्प्लेसमेंट रूल पर एक सवाल बनाया जाए। सवाल लेते हैं, पहले मिटा लेते हैं थोड़ा सा। भाई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं इतना दर्द तो सहना ही पड़ेगा, है कि नहीं? ठीक है, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट रूल के हिसाब से एक न्यूमेरिकल लिया जाए और वो न्यूमेरिकल है मान के चलिए कि अगर आपको कह रहा है यूरेनियम 92 यूरेनियम 235 ये चल रहा है विघटित होकर के 93 यूरेनियम 235 बन गया, तो इससे कौन सा किरण निकला होगा? आप देख रहे हैं कि ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ठीक है, लेकिन डिफरेंट किस में आया? इसमें कितना? ये 92 है, ये 93 हो गया, मतलब एक बढ़ गया परमाणु संख्या। तो कौन सा किरण निकला होगा? बीटा। समझ रहे? इसमें कोई शक नहीं। दूसरा 92 यूरेनियम 235 निकला एक्स, 90 231 ये एक्स, 91 231 ये एक्स, 92 231। पहले बताओ इसमें से क्या निकला होगा? क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये 235 है, ये 231 हो गया, मतलब 4 यहाँ घट रहा है, तो यहाँ से 4 घट रहा है, तो देखेंगे कि नीचे भी घट रहा है क्या? अगर 92 है 90 हो गया तो अल्फ़ा किरण जैसा नहीं लग रहा है? अल्फ़ा किरण में नीचे 2 घट रहा था, ऊपर 4 घट रहा था, तो एक अल्फ़ा किरण निकला, एक। यहाँ पे इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन इसमें क्या 90 से 91 हो गया, तो एक बीटा किरण यहाँ निकला। यहाँ भी क्या हो गया 91 से 92, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ भी एक बीटा किरण निकला है। समझ गए? ग्रुप डिस्प्लेसमेंट रूल आप समझ गए? समझ गए? एक फॉर्मूला हम आपको बताते हैं। जैसे मान के चलिए ये तो एक घटा है, तब ना आप देख लिए कि 4 जो है यहाँ माइनस हुआ, लेकिन अगर मान के चलो 235 घटा और 226 यहाँ हो जाता, तब कैसे पता करते? उसके लिए शॉर्ट ट्रिक जानते हैं। नंबर ऑफ अल्फ़ा किरण बराबर होता है भार में अंतर डिफरेंस इन एटॉमिक वेट बाय 4। इस फॉर्मूले के हिसाब से अब आएगा क्या? किसी भी एटम के डीके को पता करने के लिए कि उसमें से कितना अल्फ़ा या बीटा किरण निकला है, तो इस फॉर्मूला के अनुसार पता चल जाएगा। इस फॉर्मूला से पता चल जाएगा। देखते हैं एक न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल ये कहता है कि आपको 92 यूरेनियम 235 ये आया इधर एक्स, 86 226 26 है ना? हाँ 26। अब बताइए कि इसमें से जो है कितना अल्फ़ा किरण निकला होगा? अब तो आप इसको पहले अंतर कीजिएगा, फिर उसको क्या क्या कीजिएगा पता नहीं, लेकिन इसको करना क्या है कि भार में अंतर, ऊपर वाला भार होता है तो बड़का में से छोटका घटा देना है। 235 माइनस 226 को जैसे ही घटाएंगे अब भागा में 4 देना है, तो ये डिफरेंस कितना का है? 15 में से हो गया कितना हुआ? अरे नहीं यार 26 ही है क्या? हाँ है तो 26 ही। तो अच्छा ये 38 है, 35 नहीं है, ये 38 है। समझ गए?
ये 38 है, वो मिस्टेक से 35 लिख दिए थे, ये 12 हुआ बटा 4, 3 अल्फ़ा किरण निकला, क्योंकि ये नंबर ऑफ अल्फ़ा किरण है ना ये फॉर्मूला के अनुसार से, तो 3 अल्फ़ा किरण निकला है, अल्फ़ा किरण 3। अब देखिए बीटा किरण के तो यहाँ निकला नहीं होगा, क्यों नहीं निकला होगा अभी देख लेते हैं। क्योंकि आपको ये देखना है कि इसमें से बड़का में से छोटका को घटाना है, नीचे वाला में भी सिर्फ घटाना है। 92 माइनस क्या 86 बराबर क्या 6, तो 6 हुआ। एक बीटा किरण जो है 2 नीचे वाले 2 को घटाता है, तो 3 जब अल्फ़ा किरण निकल गया तो अल्फ़ा किरण 3 चौके 12, 12 ऊपर घटाया होगा और 2 तिया 6, 6 नीचे वाला घटाया होगा, तो 6 ही तो आया है आंसर, समझ रहे हैं 6 ही तो आया। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा, क्या हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड, देखिए हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है। सबसे पहले इसको देखना है कि हाफ लाइफ पीरियड वो होता है कि कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ अपने प्रारंभिक मात्रा के घटकर आधा होने में जितना समय लेता है उसी को हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। हाफ मतलब आधा, लाइफ का मतलब जीवन, अब पीरियड का मतलब टाइम, मतलब आधा जीवन खत्म करने में जो समय लगा है उसी समय को हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं, अर्ध आयु काल कहते हैं। देखिए अगर कोई यूरेनियम है, ये 1 केजी है, इसको आधा होने में, आधा केजी होने में जितना समय लगेगा वही टाइम हमारा हाफ लाइफ पीरियड कहलाएगा। तो ये मोस्टली होता है 7.04 इंटू 10⁸ समझ रहे, इतना होता है। तो ईयर भी लगाओ, टाइम का यूनिट ईयर है, ठीक है। तो इतने साल जो है इसका हाफ लाइफ पीरियड होता है। सबसे पहला यहाँ देखिए कि हाफ लाइफ पीरियड में प्रारंभिक मात्रा पर मतलब पदार्थ के मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। अगर यहाँ पे 1 बोरा यूरेनियम रहे तो उसको आधा बोरा होने में भी इतना ही समय लगेगा। अगर आधा बोरा, वही आधा बोरा यूरेनियम को और आधा होने में जितना समय लगेगा वो इतना ही समय लगेगा, और फिर उस आधे को और आधा होने में जो टाइम लगेगा वो इतना ही टाइम लगने वाला है। तो प्रारंभिक मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, मतलब जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है वो मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। आधा होने में उतना ही टाइम लेगा जितना वो 1 बोरा से आधा बोरा होने में, आधा बोरा से उसके आधा वो होने में, उसके आधा से उसके आधा होने में, मतलब आधा होने में सेम टाइम लेगा वो, समझ रहे हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। हाफ लाइफ पीरियड जो होता है इसको टी हाफ से डिनोट करते हैं, टी हाफ, समझ गए। और जो इसका फॉर्मूला होता है वो 0. बाय लेमडा। लेमडा क्या है हमारा, विघटन नियतांक है, मतलब डीके कांस्टेंट है, डीके कांस्टेंट है, डीके कांस्टेंट है, समझ गए। और इस हाफ लाइफ पीरियड में लेमडा का जो यूनिट होगा, क्योंकि लेमडा इधर आएगा तो 0.693 बाय टी हाफ। यही टी हाफ मतलब क्या, टाइम। तो इस लेमडा का जो यूनिट होगा, यूनिट टाइम का इन्वर्स हो जाएगा, टाइम इन्वर्स, ये यूनिट हुआ इसका, समझ गए। टाइम का इन्वर्स लेमडा का यूनिट है। अब थोड़ा देख लेते हैं कि अर्ध आयु काल पर कुछ न्यूमेरिकल।
अर्ध आयु काल पर कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जैसे अगर कहेगा कि कोई पदार्थ है वो अपने प्रारंभिक मात्रा से घटकर 25% हो जाता है तो उसका कितने हाफ लाइफ पीरियड होगा। तो कोई भी प्रारंभिक मात्रा में पदार्थ अगर रहेगा तो वो 100% होता है, 100% होता है अपने आप में। और इसका जब घट के आधा होगा तो 50 ही होगा ना, 50%। तो इसमें एक हाफ लाइफ पीरियड आया और इस 50 को घट कर जब 25 होगा तो इसमें भी एक हाफ लाइफ पीरियड होगा। तो टोटल जो हाफ लाइफ पीरियड है वो 2 है। एक हाफ लाइफ पीरियड ये, दूसरा हाफ लाइफ पीरियड ये, ठीक। और दूसरा कहेंगे कि एक पदार्थ है उसको क्षय होकर मतलब घटकर 1/16 होने में कितने हाफ लाइफ पीरियड होगा। तो कोई भी पदार्थ पहले एक होता है, 1 यूनिट, वो घटकर होगा आधा। तो यहाँ पे एक हाफ लाइफ पीरियड हो गया, ये घटकर होगा 1/4, तो यहाँ पे एक हाफ लाइफ पीरियड हुआ। ये घट के होगा 1/8, तो यहाँ पे भी एक हाफ लाइफ पीरियड हुआ। ये घट के होगा 1/16, तो यहाँ पर भी एक हाफ लाइफ पीरियड होगा। तो कितने हो गया, एक यहाँ, दूसरा 3, 4, तो हाफ लाइफ पीरियड बराबर 4 होगा। ये है हमारा आंसर यहाँ पे। इन 2 तरह का सवाल आता है। और दूसरा ही सवाल इसमें और एक ऐड कर देते हैं, कहेगा कि मान लो एक पदार्थ है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है, वो घटकर 1/16 हो जाता है, उसमें कितने हाफ लाइफ पीरियड होगा अगर उसका हाफ लाइफ पीरियड मान लो 1200 साल है। आपको पहले से हाफ लाइफ पीरियड भी 1200 ईयर दे दिया है और ये कहता है कि 1/16 होने में टोटल कितना समय लगेगा। टोटल इस सब को नहीं गिन रहा है, वो सीधा एक को देखेगा, 1/16 को देखेगा, इसमें पूरे में कितना समय लगा होगा। तो आपको जानते हैं कि एक हाफ लाइफ पीरियड यहाँ 1, 2, 3, 4 और एक का वैल्यू है 1200, तो गुणा 4 कर देंगे तो बढ़ चौके 48 हो जाएगा। 4800 ईयर लगेगा यहाँ पे, 4800 ईयर लगेगा। मतलब इस एक मतलब यूनिट रेडियो एक्टिव एलिमेंट को 1/16 होने में 4800 साल लगेगा अगर उसका हाफ लाइफ पीरियड क्या है, 1200 साल है। समझ रहे हैं, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।